आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे PWM कंट्रोल, टाइमिंग जनरेशन एंड मेजरमेंट। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे PWM कंट्रोल। तो PWM कंट्रोल से हमारा मतलब है पल्स विथ मॉड्यूलेशन टेक्निक का यूज़ करते हुए, और ख़ास करके जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने टाइमर्स से स्टडी किए थे, टाइमर्स का यूज़ करके कैसे PWM सिग्नल्स को जनरेट कराते हैं और कैसे फिर उससे कंट्रोलिंग में उसको यूज़ करते हैं, इस चीज़ को हमें स्टडी करना है। PWM को आज के समय में इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में काफ़ी बड़े लेवल पर यूज़ किया जा रहा है। जनरली मोटर्स की स्पीड को वेरी कराने के लिए PWM टेक्निक्स को यूज़ करते हैं। तो कैसे स्पीड को वेरी करेंगे? तो अगर स्पीड आपको किसी मोटर की स्पीड को वेरी कराना है, उसे हाई स्पीड देना है, तो आप करस्पॉन्डिंग वोल्टेज को बढ़ा सकते हो। इसके लिए PWM टेक्निक का यूज़ करते हुए वोल्टेज को आप इंक्रीज़ करोगे। मोटर की स्पीड को आपको कम करना है, करस्पॉन्डिंग जो इनपुट है, जो वोल्टेज उस पर अप्लाई हुआ है, उसको आपको लो करेंगे। कैसे लो करेंगे? PWM टेक्निक की जो कंट्रोलिंग टेक्निक्स है उसी का यूज़ करते हुए वोल्टेज को लो करेंगे और स्पीड मोटर की लो होगी। इसके अलावा और भी एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि LEDs की ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा करने के लिए भी PWM टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पल्स विथ मॉड्यूलेशन से आप क्या समझते हो? पल्स विथ मॉड्यूलेशन सिग्नल इज द मेथड फॉर जनरेटिंग एनालॉग सिग्नल यूजिंग डिजिटल सोर्स। यानी कि इस टेक्निक में डिजिटल सोर्सेस का यूज़ करते हुए PWM टेक्निक को फुलफिल करवाते हैं और फाइनली एनालॉग सिग्नल जो है वो जनरेट होता है, जिसका यूज़ करके हम जो हमारा जो भी आपका डिवाइस है उसको स्पीड को कंट्रोल करना या फिर LEDs की लाइट की ब्राइटनेस को कंट्रोल करना, इस तरह के एप्लीकेशंस में इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। PWM जो सिग्नल है, इसमें दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से? पहला, एक को हम डिफ़ाइन करते हैं इसके ड्यूटी साइकिल से, और दूसरे को डिफ़ाइन करते हैं इसके फ्रीक्वेंसी से। ड्यूटी साइकिल से आप क्या समझते हो? तो ड्यूटी साइकिल से हमारा मतलब है द फ्रैक्शन ऑफ टाइम वाइल द आउटपुट इज एक्टिव इज द ड्यूटी साइकिल D। तो इसको D से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ड्यूटी साइकिल से हमारा मतलब ये है कि वो फ्रैक्शन का टाइम जिसमें आपका आउटपुट कितनी देर के लिए, मीन्स आउटपुट जो है वो एक्टिव रहता है, उसको हम बोलते हैं ड्यूटी साइकिल। तो इसको हम देखेंगे। नेक्स्ट है, the duty cycle is always varied by keeping the period constant and changing the width of the pulses, hence the name of PWM। तो इसमें क्या करेंगे? ड्यूटी साइकिल जो है उसको हम वैरी करेंगे। मीन्स ड्यूटी साइकिल को वैरी कराने का मतलब ये है कि आपका जो क्लॉक है वो कितनी देर के लिए ऑन रहा, कितनी देर के लिए ऑफ रहा, इस चीज़ को हम वैरी करवाएंगे। और इस तरह से वैरी कराएंगे कि जो पीरियड है क्लॉक का, टाइम का, वो कांस्टेंट रखना है, और पल्सेस की विड्थ को हम चेंज कराएंगे। इसी वजह से इसका नाम जो है वो पल्स विथ मॉड्यूलेशन टेक्निक रखा गया है। तो आइए इस बात को हम नेक्स्ट जो डायग्राम है इससे अच्छे से समझते हैं। इस डायग्राम में आप देख पा रहे हो, सबसे पहले इस डायग्राम में आप देख पा रहे हो, सबसे पहले जो ऊपर वेवफॉर्म दिखाया गया है वो वेवफॉर्म करस्पॉन्ड कर रहा है आपका अप मोड में। ऑपरेटिंग मोड्स आपने पढ़ा था कि टाइमर ए में 4 ऑपरेटिंग मोड्स होते हैं, उसमें से एक ऑपरेटिंग मोड्स था अप मोड। तो अप मोड वाला जो वेवफॉर्म है वो यहाँ पर ऊपर आपको दिखाया गया है। और अप मोड की खास बात क्या होती थी कि अप मोड में हम देख रहे थे कि दो आपके ये टाइमर रजिस्टर लगे हुए हैं, TACC-R0 एंड TACC-R1, यानी कि टाइमर ए कैप्चर कंपेयर रजिस्टर 0, टाइमर ए कैप्चर कंपेयर रजिस्टर 1। तो हमें क्या करना है इस मोड में? खास बात क्या होती थी कि काउंटर जो है वो 0 से स्टार्ट करता था, काउंटर में एक वैल्यू को लोड कर देते थे और ये वहाँ तक काउंट कर देता था। तो यहाँ पर फॉर दिस जो हमने यहाँ पे डायग्राम लिया है उसके बेसिस पर TACC-R1 जो है इसको हमने कितनी वैल्यू इस पे लोड कर दी है? इस पे हमने वैल्यू को लोड किया है 60। मीन्स इसका काउंट जो हमने लोड किया है वो है 60, और TACC-R0 को हमने किससे लोड कर दिया है? 100। उसमें वैल्यू को हमने लोड कर दिया है 100।
तो अब हम देखते हैं कि इसके करस्पॉन्डिंग जो है वो PWM आउटपुट आपको किस तरह से मिल रहा है। PWM आउटपुट को लेने के लिए हम लोग कौन से आउटपुट मोड्स को देख रहे हैं। आउटपुट मोड जिनको हमें यूज़ करना है वो है सेट रीसेट मोड या फिर रीसेट सेट मोड। तो हम लोग ऑलरेडी ये मोड्स स्टडी कर चुके हैं, लेकिन इसमें मिलने वाला आउटपुट जो है वो किस तरह से एक PWM आउटपुट को करस्पॉन्ड करता है उस बात को हमको समझ लेना है। तो सेट रीसेट मोड की अगर हम बात करें तो इस मोड में क्या होता था, इनिशियली आप देखते थे कि आप जो है सिग्नल आपका 0 पे रहता था और ये सेट मोड पर कब जाता था, जब TACC R1 जो है उसका अपने काउंट वैल्यू तक पहुंच जाता था। TACC R1 में आपने लोड किया हुआ है 60, तो काउंटर 0 से काउंट करना शुरू कर रहा है। जैसे ही वो 60 पर पहुंचता है वैसे ही आप देख रहे हो कि ये सेट मोड पर पहुंच गया। और इसके बाद अब ये दोबारा से रीसेट कब होगा, जब ये काउंट कहाँ तक पहुँच जाएगा, TACC R0 की वैल्यू तक पहुँचेगा, तब ये दोबारा से रीसेट पर चला जाएगा। काउंटर दोबारा से काउंट करना स्टार्ट करेगा और फिर से जब वो TACC R1 पर पहुँचेगा तब ये दोबारा से सेट मोड पे जाएगा एंड देन जब TACC R0 यानी कि 100 तक पहुँच जाएगा तब दोबारा से ये रीसेट मोड पे चला जाएगा। अब यहाँ पे हमें खास ध्यान देने वाली बात क्या है उसको हमें समझना है। देखिए सेट रीसेट मोड में आप देख रहे हो कि इसका जो देखिए शुरुआत में ये रीसेट है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ऑफ टाइम। और इसके बाद ये सेट मोड पे गया तो इसको अब हम यहाँ से यहाँ तक क्या बोलेंगे, ऑन टाइम। तो ड्यूटी साइकिल से हमारा मतलब क्या होता है कि कितनी देर के लिए जो है ऑन रहा। तो ऑन ये कितनी देर के लिए रहा, अगर ये 100 तक काउंट कर रहा है तो आप देखोगे कि ये 0 से लेके 60 तक जब काउंट कर रहा था तब ये ऑफ रहा, यानी कि 60% टाइम के लिए ये ऑफ रहा। और ये ऑन कितनी देर के लिए रहा, 60 से 100 यानी कि 40% टाइम के लिए ये ऑन रहा। तो इसका जो ड्यूटी साइकिल जो है वो कितना हो जाएगा, वो 40% हो जाएगा। और कैसे निकाल लेंगे, 40 डिवाइड बाई 100। तो इस तरह से आप निकाल लोगे इसका ड्यूटी पीरियड। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग बात करें तो वो है रीसेट सेट मोड। इस मोड में क्या हो रहा है, रीसेट सेट मोड में क्या रहता है, इस मोड में आप देख रहे हो इनिशियली आपका आउटपुट जो है वो हाई पे रहता है यानी कि ऑन मोड में रहता है। और ये रीसेट तब होता है जब TACC R1 अपने काउंट यानी कि उस पर 60 लोड किया है, तो जब वो 60 पे पहुंचता है तब ये दोबारा से रीसेट हो जाता है। फिर ये रीसेट पे बना रहता है। दोबारा सेट कब होगा, जब ये काउंट 100 पे पहुंच जाएगा यानी कि TACC R0 की वैल्यू को टच करेगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर क्या देख रहे हो, यहाँ पर जो PWM सिग्नल आपको मिल रहा है उसमें क्या खास बात है कि इनिशियली 60% टाइम के लिए, मतलब जब आपका काउंटर जो है वो 0 से 60 को काउंट कर रहा था तो पूरा ड्यूरेशन हमने 0 से 100 का लिया हुआ है। तो आप देखते हो कि 60% टाइम के लिए जो आपका आउटपुट है वो हाई रहता है, वो ऑन रहता है, और बाद में 40% टाइम के लिए वो ऑफ रहता है। तो यहाँ पर ड्यूटी साइकिल आप कैसे निकाल लोगे, ऑन टाइम और डिवाइड बाई जो टोटल आपके पीरियड का टाइम था। तो 60 अपॉन डिवाइडेड बाई 60 डिवाइडेड बाई 60 प्लस 40 यानी कि 60 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, यानी कि 60%। इस तरह से आप इसको डिफाइन कर पाओगे। चलिए तो होपफुली ये बात समझ में आई होगी कि जो सेट और रीसेट मोड हैं इनको हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ये आपके PWM सिग्नल्स की तरह वर्क यहाँ पर कर रहे हैं। इन्हीं की विड्थ को बाद में हम वैरी करा करके डिफरेंट टाइप के जो कंट्रोलिंग टेक्निक्स हैं वहाँ पर इस चीज़ को यूटिलाइज कर लेंगे। यहाँ पर हमारा पर्पस सिर्फ इतना ही था कि जो टाइमर A जो MSP 430 में यूज़ होता था उसका यूज़ करते हुए हम एक PWM आउटपुट वाला सिग्नल जो है वो बना लें, और वो हम यहाँ पर आपको बना करके हम लोगों ने देख लिया है। बाद में इसी का फर्दर एप्लीकेशन जो है वो तमाम तरह के एप्लीकेशंस में किया जाता है, क्योंकि जैसे यहाँ पर हमने एक में 60 लिया था, एक में 100 लिया था। इन वैल्यूज़ को चेंज करते हुए डिफरेंट टाइप के मतलब जो ड्यूटी साइकिल है उसमें चेंजेस कर सकते हैं, और करस्पॉन्डिंग जो है आपका जो फाइनल आउटपुट होगा उसमें भी एक वेरिएशन आएगा। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं कि दो इसमें फ्लैग्स भी होते हैं। दो जो है वो फ्लैग रहते हैं। कौन कौन से ये फ्लैग होते हैं, एक होता है CCIFG 0 और दूसरा है CCIFG 1, यानी कि कैप्चर कंपेयर फ्लैग
0 और कैप्चर कंपेयर फ्लैग 1। तो ये कब कब आपको कब ये इंटरप्ट करते हैं? तो पहला तो आप ये देख रहे हो जो CCIFG0 है वो किसको करस्पॉन्ड करता है? वो करस्पॉन्ड करता है TACC-R0 की वैल्यू को। तो TACC-R0 की वैल्यू में आपने 100 दिया हुआ है, तो यानी कि जब जो है काउंटर काउंट करते हुए 100 पर पहुंचेगा तब 100 के करस्पॉन्डिंग आप क्या देखोगे कि एक इंटरप्ट जो है वो जनरेट हो रहा है कुछ इस तरह से। फिर इसके बाद दोबारा से काउंटर जो है जब वो 100 पे पहुंचता है तब उसके करस्पॉन्डिंग आपको ये दोबारा से एक इंटरप्ट देखने को मिलता है। तो ये कौन सा इंटरप्ट है? CCIFG0। दूसरा वाला है CCIFG1। तो ये किसके करस्पॉन्डिंग है? ये वाला है TACC-R1 के करस्पॉन्डिंग। तो TACC-R1 में हमने काउंट लिया हुआ है 60, यानी कि इसके करस्पॉन्डिंग CCIFG1 आपको मिल रहा है यहाँ पर, और दोबारा से जो काउंटर जब काउंट करते हुए यहाँ पे पहुँचता है तो इसके करस्पॉन्डिंग मिल रहा है यहाँ पर। तो होपफुली ये बात आप समझ पाए होंगे कि कैसे जो टाइमर एक का जो एक ऑपरेटिंग मोड जो अप ऑपरेटिंग मोड में काम कर रहा था उसके करस्पॉन्डिंग आपने PWM आउटपुट जो है वो किस तरह से जनरेट कराया। तो आइए इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल देखते हैं जिससे आप इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और अच्छे से समझ पाओगे। अच्छा, न्यूमेरिकल से पहले जो है कुछ फॉर्मूलेज हैं इंपॉर्टेंट, उनको देख लेते हैं। तो इसमें 3 मेन फार्मूले हैं, वो आपको याद रखने होंगे। पहला है द फ्रीक्वेंसी ऑफ द आउटपुट वेवफॉर्म। तो जो PWM आउटपुट आपको मिला उसका जो है फ्रीक्वेंसी कैसे आप निकालोगे? फॉर्मूला क्या है? F टाइमर क्लॉक डिवाइडेड बाई पीरियड ऑफ TAR इन काउंट्स। TAR क्या होता है? टाइमर ए रजिस्टर में जो आप काउंट देते हो उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एफ टाइमर क्लॉक से हमारा मतलब क्या है कि जो टाइमर ए का काउंटर है 16 बिट वाला काउंटर, उसके करस्पॉन्डिंग आपने किस क्लॉक को चूज़ किया है और जिस क्लॉक को चूज़ किया है उसकी क्या फ्रीक्वेंसी है, उसी फ्रीक्वेंसी को की बात यहाँ पर की जा रही है एफ टाइमर क्लॉक में। दूसरा है पीरियड ऑफ TAR इन काउंट्स। तो काउंटर में आपने क्या काउंट जो है वो लोड किया है, 100 लोड किया या 60 लोड किया, जो भी लोड किया वो चीज़ यहाँ पर जो है आपको प्रोवाइड करना है। तो इस तरह से सिंप्लीफाइड फार्मूला क्या हुआ? एफ टाइमर क्लॉक डिवाइडेड बाई TACC-R0 प्लस 1। ठीक है, तो ये बात समझ गए होंगे। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं ड्यूटी साइकिल कैसे निकालेंगे। तो ड्यूटी साइकिल का फॉर्मूला है पल्स विथ n डिवाइडेड बाई पीरियड। तो पल्स विथ से हमारा मतलब है कितनी देर के लिए जो आपका जो पल्स है वो ऑन रही, और डिवाइडेड बाई उसका पीरियड कितना रहा। तो इस तरह से निकाल लेंगे। करस्पॉन्डिंग क्या बोल रहे हैं? TACC-R1 कितनी देर के लिए मीन्स ऑन टाइम उसका कितना है, डिवाइडेड बाई TACC-R0 प्लस 1 से डिनोट करेंगे। नेक्स्ट है द एवरेज वोल्टेज अक्रॉस द आउटपुट। ये कैसे निकालेंगे? तो V एवरेज का फॉर्मूला होता है D मतलब ड्यूटी साइकिल इंटू VCC। मतलब ड्यूटी साइकिल का मतलब है T ऑन अपॉन T ऑन प्लस T ऑफ। देखिए ड्यूटी साइकिल में ये वाला फॉर्मूला आप ऊपर भी यूज़ कर सकते हो। ड्यूटी साइकिल का मतलब होता है, ये जो D लिखा हुआ है ड्यूटी साइकिल से हमारा मतलब होता है T ऑन अपॉन T ऑन प्लस T ऑफ। देखिए यहाँ पे स्पेसिफिकली लिख दिया है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, यही मेन सबसे ज़्यादा यूज़ होता है फॉर्मूला। तो V एवरेज कैसे निकाल रहे हैं? V एवरेज इक्वल टू D इंटू VCC। D का मतलब क्या है? ड्यूटी साइकिल इंटू VCC, जो सप्लाई वोल्टेज आपने लगाया हुआ है उसकी बात की जा रही है VCC। तो इस तरह से फाइनल फार्मूला क्या निकल करके आया? पल्स विथ अपॉन पीरियड इंटू VCC। तो होपफुली तीनों बातें जो बताई हैं ये आपको समझ में आई होंगी। तो चलिए अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। एक न्यूमेरिकल है, सिंपल ही है, आइए इसको देखते हैं क्या हो रहा है इस न्यूमेरिकल में। चलिए इसमें बोल रहे हैं टू क्रिएट अ 3 वोल्ट given a digital source that can be either high at 5 volt or low at 0 volt। तो समझ पाएँ क्या कहा जा रहा है यहाँ पर? इनके कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि कोई सपोज करिए कि कोई इस तरह से कोई क्लॉक है, सपोज इस तरह से है, तो कह रहे हैं कि इसका जो मैक्सिमम है वो कितना होता है, उसको बोल रहे हैं 5 वोल्ट। तो वो आपका 5 वोल्ट हो गया
और नीचे वाला कितना हो गया, ये आपका 0 वोल्ट हो गया। तो 0 और 5। तो करना क्या है, आपको करना है कि टू क्रिएट अ 3 वोल्ट सिग्नल गिवन अ डिजिटल सोर्स दैट कैन बी आइदर हाई एट 5 वोल्ट एट और एट 0 वोल्ट। तो क्या करेंगे इसके लिए, एक इस तरीके का आपको सिग्नल दे दिया है जो अधिकतम जिसकी वैल्यू 5 वोल्ट है, न्यूनतम कितनी है, 0 वोल्ट है। आपको करना क्या है, 3 वोल्ट का इससे सिग्नल जो है वो जनरेट करना है। तो ये 3 वोल्ट का सिग्नल आप कैसे जनरेट करोगे, आपको क्या करना होगा, आपको इसकी ड्यूटी साइकिल कुछ इस तरह से डिज़ाइन करनी होगी कि इस उसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट वोल्टेज जो वी एवरेज है उसकी वैल्यू आपको 3 वोल्ट मिले। तो ये कैसे पॉसिबल होगा, तो जो लास्ट वाला देखिए आपने फॉर्मूला देखा था उससे देखिएगा कि कैसे इस काम को आप कर सकते हो। क्या लिखा हुआ है, वी एवरेज इक्वल टू डी इंटू वी सी सी। तो वी एवरेज आपसे कितना बोला जा रहा है, 3 वोल्ट आपको निकालना है, डी आपको पता नहीं है, और वी सी सी कितना है, 5 वोल्ट है। तो यहाँ से आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हो डी की। ठीक है, तो यहाँ से डी की वैल्यू किस तरह से निकलेगी, आइए निकाल के देख लेते हैं। तो कितनी आ जाएगी, वी एवरेज था आपका 3, डी आपको निकालना है इंटू वी सी सी है आपका 5। तो यानी कि आप डी को लिख सकते हो 3/5, जो कि आ जाएगा 0.6। ड्यूटी साइकिल कितना होना चाहिए, 0.6 होना चाहिए। तो 0.6 या कह लीजिए 60% ड्यूटी साइकिल होना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अगर इसको दूसरी तरह से एनालाइज करें तो आपको क्या पता चलेगा, आपको मालूम था कि ये सिग्नल कुछ इस तरीके का था, इसका हाईएस्ट वैल्यू जो है वो 5 वोल्ट थी और लोएस्ट जो थी वो 0 थी। तो कह रहे हैं कि हमने क्या किया, इसका ड्यूटी साइकिल कितना रख दिया है, 60%, मतलब 60% टाइम के लिए ये ऑन रह रहा है और 40% के लिए ये ऑफ रह रहा है। तो जब ये वाला सिचुएशन होगा तभी आपको क्या मिल पाएगा, अगर ये मैक्सिमम 5 वोल्ट है, न्यूनतम 0 वोल्ट है, तो और अगर ड्यूटी साइकिल इस केस में आपने 60% रख दिया है तो क्या हो जाएगा कि करस्पॉन्डिंग आपको क्या मिल जाएगा, 3 वोल्ट का सिग्नल आपको रिसीव होगा। और ये कैसे मिल रहा है, उसी फॉर्मूले से मिल रहा है जो अभी हमने ऊपर आपको पढ़ाया है। तो ऊपर वी एवरेज आप निकाल लेते हो एकदम सिंपली। तो देखिए ये तो हमने एक जनरल एग्जांपल लिया था, इसमें कोई स्पेसिफिक बात पूछी नहीं थी, ये अंडरस्टैंडिंग टाइप एक न्यूमेरिकल था। तो होपफुली ये बात समझ गए होंगे। इसी तरह से इंडस्ट्रीज़ में मोटर्स की स्पीड को वैरी करवा देते हैं। तो जैसे यहाँ पर था कि हाईएस्ट तो सिग्नल का 5 वोल्ट था, लेकिन आपको मोटर को कितना देना है, केवल 3 वोल्ट ही देना है किसी पर्टिकुलर टाइम पे। तो 3 वोल्ट आप कैसे दे दोगे, आपने 60% ड्यूटी साइकिल जब आप रखोगे तो मोटर को कितना वोल्टेज सप्लाई होगा, 3 वोल्ट सप्लाई होगा। इसी तरह से अगर आप ड्यूटी साइकिल को 80% या 0.8 रख दोगे तो कोई कोई और वेरिएशन आएगा। अगर ड्यूटी साइकिल को आप 50% रख दोगे तो 2.5 वोल्ट का जो सप्लाई है वो मोटर को या जो भी आपका एप्लीकेशन है उसको मिलेगी। तो इस तरह से जो आपका वोल्टेज है उसको आप वेरी करवा सकते हो विद द हेल्प ऑफ PWM सिग्नल। तो PWM टेक्निक इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी बड़े लेवल पर यूज़ हो रही है। आपके CPU के अंदर जो फ़ैन वगैरह की स्पीड रहती है वो सब भी, वहाँ पर जो मोटर होता है उसमें भी इसी तरीके का कॉन्सेप्ट जो है वो यूज़ किया जाता है। रोबोटिक्स में भी इसको बड़े लेवल पर यूज़ करते हैं। और आप लोग जो दिवाली के समय जो आप लोग LEDs वगैरह को ग्लो करते हो उसमें भी जो ब्राइटनेस को हम डिम करते हैं या हाई करते हैं, वहाँ पर भी आज के समय में PWM टेक्निक्स का यूज़ किया जाने लगा है और बेहतर इसके रिज़ल्ट आपको मिलते हैं। PWM टेक्निक काफ़ी कम लॉसेस के साथ बहुत ही बेटर रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है, इसीलिए ज़्यादातर माइक्रो कंट्रोलर्स के साथ PWM टेक्निक्स को यूज़ किया जा रहा है। तो होपफुली आज जो भी बातें आपको बताई गई हैं आज की वीडियो में वो आपको समझ में आई होंगी, और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि क्या प्रॉब्लम हुई, तो फिर उस क्वेरी को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग स्टडी करेंगे कंपैरेटर्स इन MSP 430। तो MSP 430 में हम लोग देखेंगे कि कंपैरेटर क्या रहता है, कंपैरेटर का क्या रोल होता है, कैसे कंपैरेटर को टाइमर के साथ हम लिंकअप करते हैं, और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट कंपैरिजन वाली टेक्निक्स जैसे कि ADC वगैरह को हम लोग देखेंगे कैसे वो सब MSP 430 के साथ जो है वो यूज़
किए जाते हैं। तो फिर आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।